Hello everyone, welcome back. What draw my attention to make this video? Recent news which ask you that what should you do when Tata Group के करीब 11 स्टॉक्स से 1.5 ट्रिलियन मार्केट कैप वाइप ऑफ हो गया. Now, is there fundamentally any problem with these 11 टाटा ग्रुप स्टॉक्स या ये कोई बड़ा सारा प्रेशर टेक्नोलॉजी स्टील ऑटोमोबाइल सेक्टोरियल प्रेशर ये स्टॉक्स बेयर कर रहे हैं? सो इज इट द आउटकम ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, ट्रेड टेंशंस और स्ट्रक्चरल चेंजेस? एंड एज एन इन्वेस्टर, are you confused that what should be a course of action, or as a trader you're thinking कि simply चलो इतना करेक्शन हो गया, let's take a position in this stocks in the market. पोजीशंस लेने से पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना शेयर कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, प्राइसेस कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, और कितना करेक्शन हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बाय द वे, दिस वीडियो इज completely फॉर योर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट फॉर द sake ऑफ प्रमोटिंग और एडवाइजिंग और गिविंग एनी टिप अराउंड एनी स्क्रिप्ट. So let's get started with complete quick analysis around these shares. So मोटा मोटी अगर इस आर्टिकल को रिव्यू करते हैं तो शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स slipped around 11.6%, shares of Trent lost around 19%. When we talk about TCS, around 7.2% का डिप, टाटा स्टील के स्टॉक के अंदर 11.5% का डिप नजर आया, और करीब करीब ये स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के आसपास थकते नजर आ रहे हैं. Now, what's wrong with this? Is there fundamentally any problem with Tata Group, or is there some bigger game planned ahead? Nobody knows that. So let's get started with a quick understanding about these stocks. And here we go with Trent first. So as I start every video with a big clarity that you need to understand the stock movement or the price movement from a higher time frame. So to understand कि एग्जैक्टली उस स्टॉक में चल क्या रहा है, ट्रेंड को ही देखें तो ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद में आज 50% करेक्शन के बाद में ये स्टॉक पड़ा है. कहने की बात बहुत सिंपल है यहाँ पर कि ये स्टॉक के अंदर एक हायर टाइम फ्रेम से सप्लाई चालू हुआ है, मतलब सेलिंग चालू हुई है. तो अगर सेलिंग हायर टाइम फ्रेम से चालू हुई है तो क्या उसे छोटा मोटा मंथली या वीकली लेवल का कोई डिमांड जोन रोक पाएगा? बहुत मुश्किल है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग. तो मैं देखूं कि अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर रोकने के लिए कहाँ कोई स्टॉक सपोर्ट मिलेगा, तो बहुत ही नीचे के लेवल पे मुझे लेग इन बेस और लेग आउट मिलती है. चलिए, संतुष्टि नहीं होती है तो आप समझते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे कोई सहारा मिल जाए स्टॉक को तो भाई क्या ही बात है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. मंथली टाइम फ्रेम पर भी प्राइस सप्लाई जोन बनाते हुए आई है, और हमारे मन को तसल्ली देने के लिए यहाँ पे एक डिमांड जोन था, या हम कह सकते हैं जो आज की तारीख में प्राइसेस इसमें आ चुकी हैं. अब ये डिमांड जोन तो टेस्ट हो चुका है. अब क्या इसमें ताकत है इसे रोकने की? तो समझते हैं. सपोर्ट तो मिल गया है, एंट्री भी हो गई है मंथली टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक की डिमांड जोन में. वीकली लेवल पर ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, बिकॉज ट्रेंड इज पॉजिटिव एज पर द सिंपल मूविंग एवरेज. वो बहुत ही इजीएस्ट वे है किसी भी स्टॉक में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए. इसके लिए आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई बड़ा भारी भरकम शब्द नहीं चाहिए. सिंपल मूविंग एवरेज बताता है कि 50 डेज का एवरेज प्राइस में मूवमेंट होने के हिसाब से क्या ट्रेंड चल रहा है, एंड ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वेदर इट इज अ बुलिश मार्केट और अ बेरिश मार्केट. तो वीकली लेवल पर देखते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है, बट एंट्री तो हमें लेनी नहीं है, बिकॉज हम तो कभी गिरते हुए चक्कू को नहीं पकड़ते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम एक इजीएस्ट वे में देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हुए कहाँ पर डिमांड जोन है, और वहां पर जब इतना करेक्शन हो चुका है तो हम एक कंफर्मेशन का वेट करते हैं. बस फिर माय अंडरस्टैंडिंग इस स्टॉक के अंदर अभी तक मुझे मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस आने के बाद में एंट्री तो मुझे जरूर मिल सकती है इस लेवल पर, बट कंफर्मेशन मिलना अभी बाकी है.
बिकॉज यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर्स पिकअप नहीं हुए हैं, कंसोलिडेशन चल रहा है। अनलेस एंड अनटिल मुझे कंफर्मेशन नहीं मिलता, आई विल नॉट टेक एनी पोजीशन इन दिस स्टॉक। बात करते हैं इस स्टॉक के अंदर फंडामेंटली क्या हो रहा है, क्विकली देखते हैं। तो आज मैंने टिकर टैपर, वन मोर स्क्रीनर यूज किया है, एंड सेम लाइक स्क्रीनर डॉट इन ही है। कुछ यहाँ पर आपको और पैरामीटर्स मिल जाएंगे एवेल्युएट करने के लिए किसी भी स्टॉक को। तो हम चलते हैं सबसे पहले स्टॉक के फाइनेंशियल्स की, और फाइनेंशियल्स में हम इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ एनालिसिस मिल सकती है हर स्टॉक को लेकर, कि इंडस्ट्री रेवेन्यू के कंपैरिजन में रेवेन्यू तो हायर है, नेट इनकम भी हायर है, मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देयर इज अ पॉजिटिव एबिटा, देयर इज अ प्रॉफिट पॉजिटिव साइड 1920 to 2533। ईपीएस इज अगेन टर्न अराउंड हुआ है, यहाँ पर 12 से 41 से 54 पहुंच गया है। एंड दैट्स ऑल विथ रिगार्ड टू द financials. When we talk about the बैलेंस शीट पार्ट, बैलेंस शीट के अंदर काफी क्लियरली कहा है कि कंपनी के टोटल एसेट्स ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं, और FY 23 और 24 में थोड़ा कंपैरिजन करोगे तो कुछ कंसोलिडेशन हुआ है या फिर सेट्स को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विटी साइड, अगेन ह्यूज jump in the equity, which shows very clearly that the company is making good profits. But this is not sufficient for us because we want to understand about the holding. सो अगर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग मात्र इस केस में 37% है। बड़ा हिस्सा FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड कंपनी होल्ड करती हैं। और मजे की बात यह है, जब आप इस टिकर टेप में लॉग इन करते हैं तो यू विल ऑल्सो कम टू नो कि कौन से टॉप 5 फंड हाउसेस हैं जिन्होंने लास्ट 3 मंथ में इस स्टॉक में पोजीशन ली है या एग्जिट हुए हैं। यू कैन सी that certain stocks, mutual funds group have taken an exit, and certain stocks mutual fund group have created a position in this company. So this is how you can actually compare and understand that what people are doing, the big institutions are doing apart from us. Okay. Now let's talk about the next stock, which is Tata Motors. And here we go. Tata Motors ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एंड हियर वी गो विद टाटा मोटर्स एनालिसिस। अगर हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर देखें तो वाह भाई वाह, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर लेते हुए ये स्टॉक आया है। ऑल टाइम हाई से 1170 से ऑलमोस्ट आज 595 के लेवल पे है। अब आप बताइए, एज माय स्टूडेंट्स, वुड यू गो एंड बाय दिस शेयर एट द करंट मार्केट प्राइस? नो, नॉट एट ऑल। भाई जब सेलिंग प्रेशर इतनी जोर से आ रहा है तो क्या ही इसे कोई होल्ड कर पाएगा? देखना होगा कितना दम है क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में इसको होल्ड करने का। तो बहुत ही क्लियरली यहाँ बता दिया है डिमांड जोन ने कि हम तो इस प्रेशर को नहीं झेल पाए, क्योंकि क्वार्टरली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन तो हो गया है कंप्लीटली ब्रीच। प्राइस इससे नीचे की ओर आ गई है। अब देखना है कहाँ कहाँ एग्जैक्टली दम बचा है। तो अगर मैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर देखती हूँ स्टॉक को, सेलिंग का प्रेशर यहाँ से था। अगर हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम पर सेलिंग प्रेशर है तो उसे रोकने के लिए भी बराबरी का चैंपियन चाहिए, जो कि बहुत ही लोअर लेवल पर है हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, अगर मैं ओरिजिन मार्किंग करती हूँ तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि अब मेरे हिसाब से, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस स्टॉक में मुझे और करेक्शन लगते हैं। मैं गलत भी हो सकती हूँ, अग्रीड। बट अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, आपको रिसर्च करनी होगी, अपने नॉलेज को अपस्किल करना होगा, उसी के बाद ही इसमें एंट्री लेनी होगी। बिकॉज मैं प्रेफर नहीं करती, मतलब अगर सेलिंग इतनी जबरदस्त तरीके से चल ही रही है हर महीने दर महीने, तो आप ही देखिए कि इतनी सेलिंग चालू है पर कोई 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 बायर ऐसा नहीं है कि इस भाव को उठा पाए। क्या आप ऐसे स्टॉक में अपना पैसा लगाना चाहेंगे? एग्जैक्टली exactly, जहां पर इतनी जबरदस्त सेलिंग चालू है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आज की तारीख में मंथली टाइम फ्रेम भी इस क्वार्टरली और हाफ ईयरली से आए हुए प्रेशर को रोक नहीं पाया है। मतलब इसे बचाने वाला एक ही खुदा बचा है, वो भी हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन। देखते हैं क्या पॉसिबल है यहाँ से रिवर्सल आना, या प्राइजेस यहाँ पर आकर ही दम लेंगी ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, एंड हियर वी गो।
टाटा मोटर के फंडामेंटल्स एज पर दी टिकर टेप एनालिसिस दे क्लियरली सेज दैट इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ की कंपैरिजन में इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी कम रहा है, right? And decrease in the market share has been observed. With this, the EBITDA seems to be like for FY 24-25 यहाँ पर रिजल्ट्स कुछ इतने सुपर इम्प्रेसिव नहीं लगे, कंसोलिडेशन देखने को बनता है. And with this, we can see that again, with regard to balance sheet, the total assets have been grown, but the total liabilities has been expanding year on year basis. अगर मैं नॉन करंट का एक ब्रेकअप देखूं तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन या हम कह सकते हैं रिडक्शन नजर आया है विथ रिगार्ड टू द लॉन्ग टर्म डेट. विथ रिगार्ड टू equity, yes, there is a growth because of the reserves has been increasing year on year basis. And with this, you can see here that the reserves and surplus has been fantastically improved. No matter the revenue growth was very less. But with this, we can understand and we can compare from the holding part that from the last 6 months, the promoters holding has been reduced. It's just 42%. मतलब बाकी का हिस्सा किसके हाथ में है? FIIs और DIIs और म्यूचुअल फंड हाउस के हाथ में. अगर हम देखें कौन सी म्यूचुअल फंड हाउस में यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, तो HDFC लार्ज कैप, SBI बैलेंस एडवांटेज की 16 स्कीम्स में एंट्री ली है स्टॉक के अंदर. और वहीं कहीं पर हम देखेंगे कि ICICI प्रूडेंशियल, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में से रिलेटेड स्कीम्स ने यहां से एग्जिट लिया है. So with this, it's very clear that when we look on the technicals part, this stock is showing major correction और चांसेस हैं कि आगे भी करेक्शन स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन. सी, मार्केट में न्यूज कुछ भी बोल सकती है, बट ये कैंडल्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे और ये कैंडल्स काफी क्लियरली बता रही हैं कि हम तो डिमांड यहाँ के लेवल पर बिठाए बैठे हैं. तो आज के इस लेवल पे क्या आप एंट्री करेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर यू. द थर्ड स्टॉक अंडर our analysis is Tata Steel, and here we go with Tata Steel. So Tata Steel के अंदर when we talk about the income statement, lower than industry revenue growth, there is a decrease in the market share. And let's look at the EBITDA, that's the cash profit here, is positive, growing year on year basis. But FY 23, FY 24 और FY 25 के numbers देखिए, you can see a decreasing trend, a diminishing return here, which is not good. But with this, when we look to the EPS also, it turned negative for FY 24 and now it is trying to recover. अब ऐसे जहाज में कैसे बैठे हैं जो ऐसा लग रहा है कि डूबने वाला है? Okay, let's get into the next part, that is the balance sheet. Balance sheet also says very clearly that the total assets has been declined from FY 23 to FY 24. With this, the equity has been reduced. Now, अगर ऐसा business है जिसमें assets decline हो रहे हैं, equity decline हो रही है, is it a red flag? My questions to you: what you would do in this case? Will you simply close your eyes and buy the stock of Tata Steel because काफी correction हो गया है? Tell me in the chat box, tell me in the comment box. And let's get into Tata Steel and try to understand what happened with Tata Steel. So, मंथली लेवल पे देखते देखते हम पहले क्वार्टरली लेवल पर देखते हैं स्टॉक को. एंड हियर वी गो अगेन. ये स्टॉक ऑलमोस्ट 183 के लेवल से आते आते आज 133 के लेवल पर है. अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे देखती हूँ तो इस मंथ में ऑलमोस्ट 12 डेज में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, राइट? एंड is it a right time to take an entry in this stock on the basis of fundamentals? I feel that there is much more connection needed. Okay, on the basis of technical, let's try to identify कि prices कहाँ से आ रही हैं, सेल कहाँ से हुआ है. मतलब यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर लेकर चल कर आ रहा था, अभी क्वार्टरली लेवल पर सेलिंग प्रेशर है.
देखते हैं क्या बराबरी का रेसलर है सामने इनके क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। तो हमने यहाँ पे डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना है, और this is the place where I can see that there is a demand zone on a quarterly time frame. मतलब इसके पहले ये वाला लेवल तो टेस्ट हो चुका है, प्राइस यहाँ पर आई है और उसके बाद में टेस्टिंग हो चुकी है, मतलब ये तो प्लेड आउट हो चुका है। मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पर here we go। मंथली टाइम फ्रेम पर भी कोई लेवल फ्रेश नहीं बचा है। यहाँ पर आकर एक बार प्राइस लेकर उठकर चल चुकी है। तो यहाँ के लेवल्स पर हमें मंथली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन मिलता है। मंथली टाइम फ्रेम को क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। आज की तारीख में प्राइस अपने मंथली टाइम फ्रेम से दूर है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम से भी दूर है। इसका मतलब ये बहुत क्लियरली हुआ कि प्राइस में अभी भी सेलिंग पावर है, जो कि क्लियरली विजिबल है इस रेड कैंडल के बनने से। मात्र 11 दिनों में हम देख सकते हैं ये एक बड़ी सारी रेड कैंडल बन चुकी है, showing the selling pressure. With this, I feel that this is not the right time to enter in this stock on the basis of the technicals, on the basis of the fundamentals. Now you might be wondering like why I'm talking just about the monthly time frame. चलिए वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड बिल्कुल डाउन, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ही जबरदस्त। लास्ट वीक मतलब ये जो वीक क्लोज हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मतलब सेलिंग प्रेशर ऐसे हुआ कि भले बाइंग हुई है पर अल्टीमेटली प्राइस को इतने लेवल तक लेके गया है, 120 तक गया है। रिकवरी बहुत शॉर्ट नजर आई है यहाँ पर, ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भले ही आप चाहें, अगर अगर आप चाहें, अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, अगर आप चाहें बाय करना तो आपको यहाँ से एक छोटी सी मूव देखने को नजर आ सकती है वापस 10 से 12 रुपए की। बट आई कुड नॉट सी अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर एज ऑफ नाउ इन दिस स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। सो आई बिलीव दिस that this complete analysis with regard to understanding the movement in the stock prices of these three stocks of Tata is of great help to you. And as an investor or as a trader, I think you got the answer that what should you do? You should invest in your financial upskilling, because when there is a lot of fear and what lot of grid in the market, taking action is crucial, but investing first in yourself is the most thing which I think will really help you in long term. So guys, do subscribe the channel Pro Capitalist and stay connected with us for upcoming great analysis. See you then. Bye bye.